हेलो गाइस, आज अध्याय 4 पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र। तो देखिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र के बारे में कि गुरुत्व केंद्र की खोज कैसे हुई थी। एक वैज्ञानिक थे जो बागीचे में सो रहे थे और एक सेब ऊपर से गिरा और उनके दिमाग में ये आया कि आखिर में यह सेब नीचे ही क्यों गिरा और ठीक एक उसके सीध में क्यों गिरा। तो चलिए कहानी डिटेल में जान करके बस ये जानते हैं कि तभी से गुरुत्व केंद्र की खोज हुई। तो यदि किसी गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं कितना हो बल लगा करके, तो जब तक हमारा बल काम करता है गेंद ऊपर दिशा की ओर जाता है। जैसे ही हमारा बल समाप्त होता है गेंद पुनः क्या होता है, वापस आने लगता है। तो वो कौन सा बल है, किस बल के कारण वो गेंद नीचे की तरफ आता है। या पेड़ों पे जो फल लगे रहते हैं टूटने के बाद वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं चले जाते हैं या कहीं और क्यों नहीं जाते हैं, नीचे ही गिरते हैं। तो अर्थात प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, खींचती है अपनी शक्ति के द्वारा। इसलिए ऊपर फेंकी गई गेंद और पेड़ का फल टूटने पर पृथ्वी पर ही आता है। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन परिचय। अब देखिए गुरुत्व केंद्र होता क्या है। तो वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो जाए। गुरुत्व केंद्र की डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो जाए उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे वस्तु का भार संतुलित हो जाए उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। दूसरी भाषा में इसी बिंदु को चपटी सतहों के लिए अलग चीज बोलेंगे। तो चपटी सतहों के लिए क्या बोलेंगे, सेंट्राइड। जो हमारा गुरुत्व केंद्र है अगर वह किसी चपटी सतह के लिए यूज किया जाए तो चपटी सतह के लिए जो यूज किया जाएगा उस शब्द को हम बोलेंगे सेंट्राइड। सेंट्राइड, सेंट्राइड, सेंट्राइड। ये केवल चपटी सतहों के लिए ही यूज होगा, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र समझ लिए कि वह बिंदु है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो जाए उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है तथा आकर्षण से वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है। आकर्षण से वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस आकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से। और इसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 ही लेते हैं हम, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका सीजीएस प्रणाली में अलग हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में
ये तो एमकेएस प्रणाली के है। सीजीएस प्रणाली में 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसी का एफपीएस प्रणाली में देखेंगे तो 32.2 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब एक बात समझ लेते हैं, इसको नोट में मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वस्तु का आकार और नाप समान होने पर गुरुत्व केंद्र स्थिर रहता है। वस्तु का आकार और नाप यदि एक समान है तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? स्थिर रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह स्थिर बिंदु है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार लगा होता है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह स्थिर बिंदु है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार क्या होता है? केंद्रित होता है या लगा रहता है। और थर्ड पॉइंट है, किसी भी स्थिति में वस्तु का भार हमेशा गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। किसी भी स्थिति में, सिचुएशन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र हमेशा उसके क्या होता है? नीचे होता है, एवं विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु को क्या करते हैं? संतुलन अवस्था में लाते हैं। अब आता है आगे, देखिए आगे बढ़े कि नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र के उदाहरण। तो अभी हमने बताया ना कि नियमित आकार वाली वस्तुओं में वस्तु का आकार और माप यदि समान हो तो गुरुत्व केंद्र का होता है? स्थिर रहता है। गुरुत्व केंद्र स्थिर रहता है। तो नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र के उदाहरण देखिए ध्यान से कि जिन वस्तुओं का ज्यामितीय आकार समान रूप से एक जैसा होता है, जिन वस्तुओं का ज्यामितीय आकार समान रूप से एक जैसा होता है, उन वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। जैसे वृत्त अथवा ठोस गोला, वृत्त अथवा क्या ठोस गोला अगर लेते हैं, ठोस गोला, तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? उसका केंद्र बिंदु होगा, उसका केंद्र बिंदु होगा। वृत्त अथवा ठोस गोला केंद्र बिंदु होगा। बेलन अगर लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई बेलन है, ये हमारा क्या है? एक बेलन है, ठीक है ना? तो बेलन क्या है? मध्य बिंदु के मध्य अक्ष के मध्य बिंदु पर स्थित होगा। ये जो अक्ष है इसके क्या होगा? मिड पॉइंट पे स्थित होगा। इसका गुरुत्व केंद्र इसके मध्य बिंदु में होगा बेलन का, ठीक है। अगर त्रिभुज लेते हैं, समान भुजा वाले त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? तो इसके माध्यिकाओं का काटान बिंदु होगा। तो माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। अब वर्ग, आयताकार एवं समांतर चतुर्भुज दे दिया है। वर्ग दे दे, आयत दे दे या फिर समांतर चतुर्भुज दे दे, तो इनका जो है विकर्णों का कटान बिंदु ही इनका केंद्र होगा, गुरुत्व केंद्र होगा विकर्णों का कटान बिंदु। अगर शंकु दे दे, ये देखिए ध्यान से, अगर हमें शंकु मिल जाए
तो शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ऊंचाई के 1/4 भाग पर। ये जितनी ऊंचाई होगी ना, जितनी ऊंचाई होगी इसका, उसके 1/4 भाग पे क्या होगा? हमारा गुरुत्व केंद्र बनेगा। शंकु के ऊंचाई के 1/4 भाग पे, आधार की ऊंचाई से 1/4 भाग पर इसका ग्रेविटी आएगा, गुरुत्व केंद्र आएगा। तो समझ गए? समान आकृति नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र का ये उदाहरण है। अगर कोई पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, तो इसको बोलेंगे माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा। बेलक में गुरुत्व केंद्र क्या होगा? तो उसके अक्षों का कटान बिंदु होगा। वृत्त अथवा ठोस गोला, तो वृत्त अथवा ठोस गोला में उसका केंद्र बिंदु होगा। बर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत, इनका गुरुत्व केंद्र विकर्णों का कटान बिंदु होगा। और शंकु का अगर पूछा जाए तो शंकु का इसका आधार के केंद्र से 1/4 भाग पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। अब तक देखिए नियमित आकार वाली वस्तुओं के उदाहरण पढ़े थे। अब पढ़ेंगे अनियमित आकार वाली, जिसकी कोई मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नियमित ना हो, अनियमित। तो जैसे मान लीजिए कि हमें एक इस प्रकार से करके कोई आकृति प्राप्त है, हमें इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसके हम 3 पॉइंट लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु और यहाँ पे सी बिंदु लगाया। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की यही विधि है। इसके 3 बिंदु निर्धारित करेंगे, उन तीनों बिंदुओं में हम होल करेंगे। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं पे क्या करेंगे? होल करेंगे। और होल करके इसको एक दीवार के सहारे स्लाइड से लटका देंगे। ठीक है, तो लटकाने के पश्चात इसमें लटकाएंगे दीवार के सहारे, ये खूंटी है कोई, तो ए से एक सीधी रेखा में धागा बांध करके खींचेंगे। तो मान लीजिए कि ये और ये हो गया ए डैश। वही प्रक्रिया हम बी से भी करेंगे। तो ये बी डैश इधर कहीं, सी डैश यहाँ पे, यानी कि ए डैश, बी डैश, सी डैश। हमने 3 धागा बांध करके खींचा। तो यह तीनों जो है एक बिंदु पे क्रॉस करते हैं, एक बिंदु पे क्रॉस करते हैं, काटते हैं। तो जहां पे ये काटेंगे वही उसका क्या होगा? केंद्र होगा, गुरुत्व केंद्र होगा। तो यही अनियमित आकार वाली वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की यही विधि है कि उस अनियमित आकार वाली वस्तु को हम 3 होल करेंगे और तीनों होलों से धागा बांध देंगे सीधे में, उसके ठीक स्ट्रेट लाइन में, और वह तीनों कोई एक निश्चित बिंदु पे काटेंगे। जिस निश्चित बिंदु पे काटेंगे वही उसका क्या होगा? गुरुत्व केंद्र होगा। तो अब तक तो हम आकृति को देख करके निर्धारित करके कर रहे थे। अब 2 मिनट देख लीजिए गणना के द्वारा किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, देखिए गणना द्वारा गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। तो गणना के द्वारा गुरुत्व केंद्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? सपोज कीजिए यह एक आकृति है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर, 20 मीटर, ये लंबाई 100 मीटर, इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है ना? अब इसका हम क्या करेंगे? गणना के द्वारा करेंगे। तो सपोज कीजिए ए, बी, सी, डी, ठीक है ना, ई, एफ, जी, एच। तो इसमें 2 आयत हैं। ठीक है ना? अगर इसको हम मिलाते हैं तो एक तो आयत ये हो गया ए, बी, सी, डी आयत, ये प्रथम आयत ये हो गया, और दूसरा आयत मिला ई, एफ, जी, एच। ठीक है,
पहला आयत ए बी सी डी और दूसरा आयत ई एफ जी एच मिला है, तो हम अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 80 गुणे 20 8 गुना के 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका गुरुत्व केंद्र तब कहाँ होगा, अगर केवल इस आयत को निकाला जाए तो देखिए इस आयत का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो इस आयत का गुरुत्व केंद्र अगर यह बड़ा बिंदु ए है, सपोज कीजिए ये बड़ा बिंदु ए है, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, ये कटान बिंदु होगा, तो कटान बिंदु इसका मतलब ए से 10, इसका आधा ही ना 20 मीटर है तो 10, तो ए से 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर, ठीक है। दूसरी चीज है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे कहीं होगा, तो पहले इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 100 गुणे 30, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 30 बराबर 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी अब ग्रेविटी कहाँ आ जाएगी, तो इसकी ग्रेविटी ए से कहाँ आएगी, तो 20 ये और 50 100 का आधा 50, तो 50 20 70, ए से ऐसे लिख दीजिए आप लोग 20 प्लस 50 समझ में आ जाएगा कि 20 इसका और यहाँ से 50 इसका, 50 20 70 सेंटीमीटर की दूरी पे इसकी ग्रेविटी कहाँ आएगी, 70 सेंटीमीटर की दूरी पे आ जाएगी। तो अब पूरे जाप का क्षेत्रफल एक बार निकालते हैं, पूरे जाप का क्षेत्रफल लोग तो नहीं जी, पूरे जाप का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसका कितना आया है, 1600 प्लस 3000, 1600 प्लस 3000 तो कितना हो जाएगा 4600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेखा ए बी, ए जो है ए, और मान लीजिए कि इधर का बिंदु बी होगा, ये मान लीजिए बिंदु बी है, तो अगर ए बी को जी के परितः अगर घुमाएंगे, ए पर आघूर्ण अगर हम इसको कराते हैं तो उस कंडीशन में अब क्षेत्रफल क्या होगा, यदि इसके परितः घुमाएंगे तो लिखेंगे रेखा ए बी के ए पर आघूर्ण लेने पर, रेखा ए बी के ए पर आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर, तो ए बिंदु पर यदि हम आघूर्ण लेते हैं तो ए बिंदु पे आघूर्ण लेने का मतलब हो जाएगा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त सॉरी कर पूरे आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे ए जी, क्या कि अब पूरे का तो ग्रेविटी जी पे आ रहा है ना, तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल गुणे ए जी, ठीक है, बराबर, यह किसके बराबर होता है, इसके क्षेत्रफल के गुरुत्व के बराबर और धन इसके क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 1600 गुणे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है जी, 10, 1600 गुणे 10 धन 3000 गुणे 70, पूरे आकृति का क्षेत्रफल मालूम है 4600 गुणे ए जी बराबर ये हो जाएगा आपका 16000 प्लस 7 के 21 1 2 3 4, तो ए जी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग 22600, 22600 बटा में 4600, तो ये कटेंगे, कटने के बाद आपका 49.13
49.13 सेंटीमीटर। तो गणना के द्वारा ये आया कि इसका जो है ग्रेविटी Ag पर होगा और Ag इतना आएगा 49.13 सेंटीमीटर पे इसकी ग्रेविटी काम करेगी, इसके गुरुत्व केंद्र क्या करेगा, काम करेगा। तो कोई भी आकृति होगी तो पहले उसका हम जैसे जैसे भाग देगा वैसे हम करके निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दो आयत बना तो इन दोनों आयत का क्षेत्रफल, इससे ग्रेविटी यहाँ पे मिली, इसकी ग्रेविटी यहाँ पे मिल रही है, तो ए से कहाँ पे मिल रही है, तो 50 इसका 20 ये 70 पे मिल रही है। तो आघूर्ण जब लेंगे तो यह पूरा आकृति का क्षेत्रफल गुणे पूरी ग्रेविटी जहाँ मिलेगी वहां पे बराबर पहली आकृति का क्षेत्रफल गुणे ग्रेविटी तो दूसरी आकृति का क्षेत्रफल गुणे ग्रेविटी। तो 1600 गुणे 10 धन 3000 गुणे 70 और ये कैलकुलेशन है आपका, जो आएगा आंसर वो हमारा उत्तर होगा। थैंक्स, आज के लिए बस।